हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध के आरंभ से अंत तक के सफ़र में। मैंने एपिसोड 1 में बताया था कि कैसे मगध का आरंभ हुआ, कौन था मगध का प्रथम सम्राट और मगध महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मगध महाजनपद पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, मगध के प्रथम सम्राट कहे जाने वाले जरासंध के अंत के बाद मगध का क्या हुआ, कैसे मगध एक छोटे से शहर से पूरे अखंड भारत पर राज किया, और साथ ही जानेंगे कि एनसीईआरटी के अनुसार मगध का वास्तविक और प्रथम सम्राट कौन है। अगर ये सारी बातें जानने के लिए आप उत्सुक है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए चलते हैं कहानी के उस पड़ाव पे जहाँ से हमने पार्ट 1 को समाप्त किया था। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 6ठी शताब्दी के आसपास, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है और महाजनपद एवं राजाओं का वर्चस्व बढ़ने लगता है। राजाओं का वर्चस्व बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था लोहा का खोज हो जाना, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में मानव लोहा का खोज कर चुके थे। दोस्तों, 600 ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद में से एक छोटा सा महाजनपद जो बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित था, उस महाजनपद का नाम मगध था। जब उत्तर वैदिक काल के बाद मगध का आरंभ हुआ तो मगध बहुत छोटे से एरिया वर्तमान में बिहार के पाटलिपुत्र तक सीमित था। मगर जैसे जैसे मगध पर अलग अलग राजवंशों का शासन चलने लगा, वैसे वैसे मगध का विस्तार हुआ और मगध पूरे प्राचीन भारत और कुछ कंट्री पर भी शासन किया। अगर दोस्तों बात करें कि मगध पर पहला राजवंश कौन था, तो पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसका स्थापना बिंबिसार ने किया था। दोस्तों, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो मगध का पहला सम्राट बिंबिसार को ही माना जाता है। जब बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करता है तब मगध महाजनपद बहुत छोटा था। शुरुआत में ये आज के पटना के आसपास की एरिया तक ही सीमित था। इसके विस्तार के लिए बिंबिसार ने 2 नीतियां अपनाई थी, पहला विवाह करके और दूसरा युद्ध करके। दोस्तों, बिंबिसार ने अंग और काशी को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने कौशल को भी मगध में पूर्ण रूप से नहीं मिला पाया, लेकिन विवाह कर मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और हर्यक वंश अर्थात मगध की गद्दी पर बैठ गया। आगे चलकर अजातशत्रु भी मगध का विस्तार करता है, जैसे उसके पिता ने किया था, और जिस वैशाली को उसके पिता नहीं जीत पाया, उसको अजातशत्रु ने जीत लिया। दोस्तों, वैशाली इतना आसान तो नहीं था, मगर अजातशत्रु ने इसे भी अपने अधीन कर लिया। साथ में 2 बड़े हथियारों का निर्माण किया, जिसका नाम था रथमुसला और महाशिलाकंटक। दोस्तों, रथमुसला और महाशिलाकंटक कुछ और नहीं, आज के एक मूवी बनी थी बाहुबली, उसमें भी इसी हथियार का यूज किया गया था। इस तरह इसके बाद इसका पुत्र उदयन, जिसने इसकी तरह ही उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, और उदयन हर्यक वंश का तीसरा सम्राट बना और उसने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया। उदयन ने ही पाटलिपुत्र का स्थापना किया। इस तरह मगध को जो सिर्फ एक शहर तक सीमित था, वो अब लगभग पूरे बिहार में फैल गया था। अगर हर्यक वंश के शासन के बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक चला और इसका अंतिम सम्राट नागदशक बना। ये भोग विलास और मदिरा पान में विलुप्त रहता था। ये बहुत निर्बल शासक था। इससे पूरी जनता असंतोष थी, जिस वजह से शिशुनाग, जो इसी का सेनापति था, उसने नागदशक का अंत कर दिया और इस तरह मगध पर बने पहला राजवंश हर्यक वंश का अंत हो। हर्यक वंश लगभग 68 वर्ष तक मगध की गद्दी पर शासन किया। दोस्तों, इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना मगध पर होती है, जो मगध पर दूसरा राजवंश था। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया और मगध पर शिशुनाग वंश का शासन कब तक चला, अगर जानना चाहते हैं तो वेट करें, एपिसोड 3 लेकर मैं जल्द ही आ रहा हूँ, जिसमें आपको ये शिशुनाग वंश के बारे में पता चलेगा।